कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जो है वो जी रहे होंगे, राइट? सो अगर आप ये सब कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमने यही सब तो करना है, लाइफ के मजे आने चाहिए बस, राइट? और इस मजे के साथ जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो क्या है? वो ये है कि मैम हमें टाइम एंड अगेन पढ़ाई करती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। सो इसी पढ़ाई के सिलसिले को हम हमेशा की तरह आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि भाई हम लाइफ स्टॉक जो है उसको कैसे केटर करें। हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आज जानने वाले हैं और इससे पहले हम कवर कर चुके हैं क्रॉप्स के बारे में, राइट? इतना आई होप आप सबको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे हम इस सफर में थोड़ा सा आगे चल के। उससे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ फिर से आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन पे, और मैं हूँ प्रियंका झा जो आपको बायोलॉजी पढ़ाती है, राइट? इतना तो आई होप आप सबको पता लग गया होगा। नहीं पता लगा है, अगर आप यहाँ न्यू है तो हाय एंड वेलकम टू द चैनल। एंड आपको यहाँ पे बेटा सारे का सारा जो कंटेंट है वो मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पर हैं और आपने इससे पहले वाले इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। ऑब्वियसली चैप्टर है, पूरा चैप्टर एग्जाम में आएगा, आधा थोड़ी ना आएगा। तो चैप्टर के लिए मैंने आपको बता दिया, हम डील कर रहे थे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के साथ, जिसमें कि हमारे पास दो चीजें आती हैं बेटा। अपने पास आते हैं क्रॉप्स एंड अपने पास आते हैं लाइव स्टॉक, राइट? और अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें तो ये आज हम शुरू करने वाले हैं, मतलब ये अदर हाफ ऑफ द चैप्टर है। और इससे पहले हम क्रॉप के साथ डील कर चुके हैं कि क्रॉप्स क्या होते हैं, कौन से सीजन्स में उगते हैं, इनकी नीड्स क्या होती हैं, इनको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इन सब पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो आप जल्दी से वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको 50% ऑफ द चैप्टर यहाँ मिल जाएगा और बाकी 50 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यू आर नॉट लेट, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग, राइट? ये देखो आज का थॉट भी हो गया अपना, है ना? तो थॉट के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा अगर आगे चल रहे हैं तो मैम लाइव स्टॉक में क्या है वो बता दिया जाए, राइट? तो लाइव स्टॉक जो है बेटा, इसमें जनरली हम एनिमल्स को पालते हैं, राइट? और इसी के लिए हम एक टर्म और यूज करते हैं, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री की जब हम बात करते हैं तो इस केस में हम कुछ एनिमल्स को पालते हैं, उनको खाना पीना खिलाते हैं, उनको अच्छे से रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, लास्टली उनकी ब्रीडिंग करते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स आ जाए और हम बहुत सारा फायदा कर सके। तो ऑब्वियसली उनको हम रख उनके खुशी के लिए नहीं रहे हैं, हम उनको रख रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, इसकी नीड क्या है। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री पे ध्यान दें तो बेटा इसमें हम फीड करते हैं, केयर करते हैं और ब्रीड करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को। यहाँ पे तुम जंगल का शेर लाके नहीं पालने वाले, राइट? वो शौकिया तौर पे लोग करते हैं कि उनको शौक है पालने का, राइट? बट अगर हम बोल रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री की, तो जो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे कि अपने पास है कैटल्स यानी कि काऊ और बफेलो, गोट है, शीप है, पोल्ट्री में अपने पास बेटा चिकन आ जाता है, अपने पास आ जाता है डक, इसके अलावा अपने पास है गीज होता है, गूज होता है, गीज होता है ना शायद, हाँ गीज ही होता है। सो गीज आ गए। ऐसे वाले जो भी अपने चिड़ियों की प्रजातियां हैं, नॉट एग्जैक्टली चिड़ियां, जो पोल्ट्रीज हैं वो इसमें आती हैं। लास्टली हमारे पास फिश फार्मिंग भी होती है, हम मछलियों को भी पालते हैं। एंड इन सब का जो बेटा पर्पस है, क्यों हम ये कर रहे हैं, इसका पर्पस भी तो होना चाहिए ना। तो जो पर्पस है वो आपको नीड में कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। पर्पस है हमें क्या चाहिए, टू ऑब्टेन एग, मुर्गियों से अंडे मिलते हैं हमको, कुछ एनिमल से हमें मीट मिलते हैं, कैटल को हम दूध के लिए पालते हैं, राइट? तो ये जो सारी बेटा चीजें हैं, ये लेने के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। एंड इनमें से कुछ जो हैं उनसे हम मेडिसिन भी बना सकते हैं। लाइक जो अपनी मछलियां होती हैं, इनका जो लिवर ऑयल होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो मेडिसिनल यूज़ में भी आ जाती हैं। तो ये हो गई जी, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनका पर्पस क्या है। अब पर्पस से ही रिलेटेड नीड है कि भाई ये तो है ना, तो यही तो नीड हो जाएगी ना। नीड क्या है, हमें इंप्रूवमेंट लाने की एनिमल हस्बेंड्री में। ये चीजें तो ऑलरेडी चल रही हैं, ऑलरेडी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फीड कर रहे हैं इन चीजों पे, उनको ये चीज चाहिए। लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी, ये जरूरत अपने क्रॉप वाली जरूरत के ही तरह है। मतलब कि जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, वो क्या हो रही है, वो टाइम के साथ बढ़ रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इन चीजों की जो डिमांड है वो भी तो बढ़ेगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड फॉर एग, मिल्क एंड मीट इज इंक्रीजिंग, एंड ऑब्वियसली हमें उन्हें पूरा करना है। और पूरा करेंगे तो
कुछ ना कुछ तरीके लगेंगे, राइट। तो अपने तो कुछ जो पहले से तरीके आ रहे हैं उसको हम इम्प्लाई करेंगे। इसके अलावा हम साइंस की मदद ले सकते हैं, हम साइंटिफिकली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली अच्छी ब्रीड मिलेगी, मतलब अच्छे हमें उनकी क्वालिटी मिलेगी। इसके अलावा उनको भी थोड़ा अच्छे से रख सकते हैं, राइट। किसी चीज़ से तुम्हें कुछ चाहिए तो उन्हें खुश रखना इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छे से रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा कम सेल्फिश होके उनके भी अगर ध्यान अच्छे से रखेंगे तो अल्टीमेटली हमारा ही फायदा है। हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी मिल्क की, अच्छी क्वालिटी के एग्स मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी की मीट मिलेंगे, राइट। तो इन चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम इम्प्रूवमेंट लाएं अपने एनिमल लाइफ स्टॉक में एंड देखेंगे कि कैसे कैसे हम ये कर सकते हैं। एंड क्योंकि आपने देखा होगा कि एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं, तो सबके बारे में अगर मैम आज पढ़ाने लग गई तो चक्कर ही आ जाने हैं, राइट। बोलोगे कि मैम छोटू सा दिमाग है, इसको कितना ही भर लोगे, राइट। तो मैम ज़्यादा आपको ओवरलोड नहीं करेगी चीज़ों से, हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ कैटल से। हम देखेंगे कि कैटल्स क्या होते हैं, इनमें कितने टाइप्स होते हैं, इनको हम क्यों रखते हैं और इनको कैसे कैसे करके हम पाल सकते हैं ताकि हमारा अच्छा सा बेनिफिट हो जाए, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद ऑल द थिंग्स। एंड सबसे पहले आ गया जी अपना कैटल फार्मिंग। और कैटल फार्मिंग आते ही आया है पर्पस कि कैटल को हम क्यों फार्म कर रहे हैं। तो बेटा हमें पर्पस में सबसे पहले आ जाता है दूध। गाय भैंस तो लोग दूधों के लिए ही पालते हैं ना, कि दूध चाहिए, राइट। दूध जो है, मिल्क जो है, एक पर्पस है एंड दूसरा पर्पस है बेटा ड्रॉट लेबर। मतलब कि ये जो एनिमल्स हैं इनको हम अपने एग्रीकल्चरल वर्क्स में यूज करेंगे। आपने देखा होगा, या तो सामने से देखा हो या फिर टीवी में देखा हो, कि जब हल चलाते हैं, जब फार्मर्स जो हैं खेत में हल चला रहे हैं, खेत की प्लोइंग कर रहे हैं, तो वो जो हल की दो ऐसी डंडी होती है ना, वो किस पे रख देते हैं, वो रख देते हैं बैल की गर्दन पे, राइट। तो वो जो बैल है वो एग्रीकल्चरल वर्क में जो है यूज होता है, राइट। सो ड्रॉट लेबर्स की तरह बेटा हम इनसे काम कराते हैं। किस चीज के लिए? खेतों में टिलिंग करवाने के लिए, मतलब कि मिट्टी को पलटने के लिए। इसके अलावा प्लोइंग करने के लिए, है ना, मिट्टी जो है इसको लूज करने के लिए, एंड ताकि हम अच्छे से सीड्स को सो कर सकें एंड अपनी अच्छी अच्छी फसल जो है वो आ सके, राइट। तो ये है मिल्क एंड ड्रॉट लेबर रखने का पर्पस कि ठीक है तुमने कैटल रखा है तो ये चीज़ें तुम्हें मिलेगी। अब जब ये चीज़ें मिली तो भाई किससे मिल रही है, कौन से स्पीशीज़ हैं? तो हमारे पास बेटा गाय होती है। गाय को साइंटिफिकली हम कहते हैं बोस इंडिकस और बफेलो को हम कहते हैं बोस ब्यूबैलिस। अब यहाँ आपको जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो बोस ब्यूबैलिस है एंड बोस इंडिकस है बेटा, ये साइंटिफिक नेम्स हैं और साइंटिफिक नेम्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये है कि जब हमने स्पीशीज और जीनस का नाम लिखा है, जैसे कि यहाँ पर है, ये जो पहला वर्ड है इसका पहला अक्षर यानी पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, और जो पीछे है अपने पास इसका जो पहला लेटर है, जो अल्फाबेट है, वो स्मॉल लेटर्स में होगा। इतना क्लियर? अब दूसरी चीज जो हमें करनी है वो ये करनी है कि इन्हें हम इटैलिक्स में लिखें, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, इतनी अच्छी कैलीग्राफी हमारी नहीं है। तो ऐसा कैसा रूल बना दिया? और रूल बनाया तो क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है जिससे हम बच सके? बिल्कुल है। वो ऑल्टरनेटिव ये है कि हम इस वर्ड को अंडरलाइन करते हैं। तो जैसे कि मेरे को नहीं आती भाई इटैलिक्स लिखने, तो मैंने अगर ऐसे लिख दिया बॉस इंडिकस और किसी बायोलॉजिस्ट ने देख लिया तो वो कहेगा ये क्या लिखा है तुमने, रूल क्यों नहीं फॉलो किया, इटैलिक्स लिखो। तो मुझे इटैलिक्स नहीं आती, पर रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आप इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये साइंटिफिक नेम हो गया विद ऑल द रूल्स दैट आर बीन फॉलोड एंड आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा और अभी से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर है। क्यों हम वेट करें कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, है ना। जितनी जल्दी आदत ले ली जाए उतना ही बेहतर होता है हमारे ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि कैसे साइंटिफिक नेम्स को लिखना चाहिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि एक हमारे पास पर्पस है मिल्क का, दूसरा पर्पस है हमारे पास एग्रीकल्चरल वर्क का, राइट। तो क्या इनको अलग नामों से जानते हैं? बिल्कुल। तो एनिमल्स को बेटा हमने दो तरीके में डिवाइड किया हुआ है, मिल्क एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स। तो मिल्क एनिमल्स कौन सी होती हैं? ये होती हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, एंड ऑब्वियसली मिल्क जो है वो फीमेल्स ही प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स। एंड ड्रॉट एनिमल्स में
ड्रॉट एनिमल्स में बेटा ये वो हैं जो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं कि चलो खेती बाड़ी में इनका जो बेटा इस्तेमाल है वो हम कर सकें, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इनका इस्तेमाल होता है। एंड अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो ऑक्स आ जाएगा, यानी कि बैल आ जाएगी, राइट। ये हो गई जी बात अपने टाइप्स ऑफ एनिमल्स की। नाउ जब हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमारे पास इसकी वापस से क्लासिफिकेशन आती है इस बेसिस पे कि कौन इसी देश का है और कौन विदेश से आया है। तो जब हम इस बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की ब्रीड्स आती हैं। एक है एग्जॉटिक या फॉरेन ब्रीड्स, नाम से लग रहा है भाई क्या चीज़ है। एग्जॉटिक या फॉरेन ब्रीड्स बेटा ये वो होती है जो कि किसी और कंट्री से इंपोर्ट की जाती हैं, राइट। सो दीज आर द वंस दैट आर बीन इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ही पहले से नहीं मिल रहे, हम कहीं और से लेके आए हैं। और इनको क्यों लेके आए हैं? क्योंकि इनका जो लैक्टेशन पीरियड है, ये लोकेशन नहीं होगा, इनका जो लैक्टेशन पीरियड है बेटा वो ज़्यादा होता है, राइट। और आप बोलेंगे कि मैम अभी लैक्टेशन पीरियड क्या है? लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद जब अपने कैटल्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करें, मिल्क प्रोड्यूसिंग टाइम जो होता है ना उसे ही हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। और इन एग्जॉटिक ब्रीड्स का वो टाइम काफ़ी लंबा होता है ना। और अगर हम बात करें कि मैम कौन से आ जाएंगे इसके अंदर, जल्दी जल्दी बताओ, हम भी बोलेंगे भाई ये घर में रखो। तो इसमें से एक नाम तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा जिसे हम कहते हैं जर्सी। जर्सी गाय सुनी होगी ना। जर्सी गाय काफ़ी ज़्यादा दूध देती है और काफ़ी दिनों तक देती है ना। तो जर्सी गाय जो है बेटा वो इंडिया से बिलोंग नहीं करती, वो कहीं और से इंडिया में लाई गई है। इसके अलावा हमारे पास एक और है, दैट इज़ ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस भी एग्जॉटिक ब्रीड है, ठीक है। ये बात हो गई कि बाहर से किसको लेके आए हैं। अब पूछोगे कि मैम बाहर का तो बता दिया, पहले ये तो बता दो अपने देश का कौन है। तो बेटा जो भी ब्रीड्स यहाँ से ही बिलोंग करती हैं, राइट, जो इंडिया की ही हैं, उन्हें हम लोकल ब्रीड्स कहते हैं और इन्हें हम नेटिव ब्रीड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या इन्हें हम इंडिजिनस ब्रीड्स भी कह सकते हैं। और ये बहुत अच्छी होती है डिजीजेस को रेजिस्ट करने में। अब अगर तुमने कभी एक कहावत सुनी हो कि भाई जो बंदा हमेशा से ही मिट्टी में रहा है उसको क्या बीमारी लगेगी, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से अडेप्ट हो गई है बेटा उस चीज को लेके, राइट। उसकी बॉडी को वो डिजीज लग ही नहीं सकती। जितना हम किसी चीज से दूर रहते हैं ज्यादा चांसेस है कि वो चीज हमें अफेक्ट करेगी। तो सेम वे जो लोकल ब्रीड्स हैं उनको तो पता है ना इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, तो इंडिया की चीज़ तो इन्हें क्या ही इजीली हार्म करेगी। इस वजह से इनका जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। और अगर हम बोलेंगे कि मैम अब इसमें क्या है, कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो रेड सिंधी और साहिवाल जो हैं ये बहुत कॉमन लोकल ब्रीड्स हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और आप में से आई होप बहुत लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी। अगर सुनी है तो जल्दी जल्दी थम्स अप कर दो ताकि हमें पता लग जाए कि कितने लोगों ने सुनी है। आप वैसे कमेंट्स भी कर सकते हैं, अगर आपको और भी ब्रीड्स के नाम पता हो तो बिल्कुल से हमें बताइए। तब तक हम चल रहे हैं थोड़ा आगे और हम देखेंगे कि जो अपना मिल्क प्रोडक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली कैटल्स को हम मिल्क के लिए ही तो पाल रहे हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन कैसे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, कौन सी चीज है जो उसे अफेक्ट कर सकती है। तो बेटा मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये लैक्टेशन पीरियड। अब पूछोगे कि मैम लैक्टेशन पीरियड क्या है, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, है ना। तो लैक्टेशन पीरियड क्या है? पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर the birth of calf। जब गाय ने बच्चा दे दिया उसके बाद कितने टाइम के लिए वो मिल्क प्रोड्यूस करेगी बेटा, वो जो है वो लैक्टेशन पीरियड होता है। अब इस पीरियड को चाहो तो ड्यूरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, ड्यूरेशन फॉर विच जो मिल्क है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। अब लैक्टेशन पीरियड क्या है, ये मिल्क प्रोडक्शन को कैसे वो कर रहा है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक क्या है, जितना ज्यादा आपका बेटा लैक्टेशन पीरियड होगा, है ना, जितना लंबा लैक्टेशन पीरियड होगा तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, उतना ही ज्यादा मिल्क मिलेगा। longer the lactation period more will be the duration, जब तक आपको दूध मिलता रहेगा,
राइट तो इसीलिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लैक्टेशन पीरियड जो है वो लंबा रहे, और इसी वजह से बेटा हमने एग्जॉटिक ब्रीड्स जो हैं वो यहाँ पर लेके आए हैं ताकि हमें उनसे काफ़ी टाइम के लिए दूध मिलता रहे। और अगर किसी फार्मर के पास गाय है जो कि काफ़ी दिनों तक दूध दे रही है, तो वो काफ़ी दिनों तक अपना दूध जो है उसको बेच के पैसे कमा सकता है, राइट। सो इट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स टू अर्न मनी। उनको बहुत ज़रूरत है ना इस चीज़ की। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें से ये तरीका एक हमने उनके लिए निकाला है, राइट। अब इसके अलावा अगर हम बोलें कि भाई अगर मैं कैटल को पाल रहा हूँ तो उसको कैसे रखूँ, साफ सफाई भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कैसे कंडीशंस देने चाहिए। तो कंडीशंस की जब बात आती है तो अपने पास बहुत सारे कंडीशंस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, है ना। सबसे पहला कंडीशन आता है प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज। ऐसा नहीं है कि तुमने बाहर रख दिया और चीजें खत्म हो गई। ये बेटा हम बात कर रहे हैं लार्ज स्केल पे जब हम कैटल्स को रखते हैं, राइट। जैसे गौशालाएं होती हैं, अगर कोई फार्मर है उसके पास एक दो गायें हैं तो वो तो यूजुअली एक बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिक सा उनको घर दे देते हैं, चीज़ें रख देते हैं, क्लीनलीनेस वो अच्छे से मेंटेन करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम बात करें लार्ज स्केल की, मतलब बहुत सारी 100 गायें हैं। अब 100 गायों में तो भाई इतना आसान नहीं है ना कि एक बंदा जाके रोज सफाई कर ले, राइट। तो उस टाइम पे ध्यान में रखना पड़ता था कि किस किस बेसिस पे हमें हाइजीन फैक्टर जो है वो मेंटेन करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि जहाँ पे वो हमने कैटल्स रखे हैं द प्लेस शुड बी क्लीन एंड ऑब्वियसली उनको छत दो, उनको शेल्टर दो, ऐसे खुले में मत छोड़ो क्योंकि है तो एनिमल्स ना, उन्हें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। देन आता है बेटा रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर्स। ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलें जो हमारे एनिमल्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो जब बहुत सारे होंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है डिजीज की। एक या दो है उसमें से एक को प्रॉब्लम हुई तो हम उसको ट्रीट कर देंगे, तो अब क्योंकि वो अकेला है तो उससे किसी और को नहीं फैलेगा, राइट। देयर आर सर्टेन इन्फेक्शियस डिजीजेस। बट वहीं अगर 100 गायें हैं जिसमें से एक या दो को प्रॉब्लम होगी और क्योंकि 98 गायें अभी भी सही है, तो चांसेस है कि इससे दूसरे गायों को प्रॉब्लम हो सके, राइट। तो वहाँ डिजीज से हमें बचाना है, तो इसीलिए हाइजीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसमें एक फैक्टर आता है ब्रशिंग का। टाइम एंड अगेन ब्रश से जो उनके हेयर्स होते हैं वो कोम्ब किए जाते हैं कि अगर उनकी बॉडी पे कोई भी टिक्स है या फिर कोई भी ऐसे कीड़े हैं जो उनको प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं वो हटा दिए जाएं। और डस्ट वगैरह तो हम टाइम एंड अगेन रिमूव करते ही रहते हैं। नेक्स्ट, वेल वेंटिलेटेड शेल्टर्स। मतलब कि वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? वो जगह जो हवादार हो, जहां पे हवा इजीली आ सके, राइट। तो जो कमरे हम बनाएंगे वो हवादार होने चाहिए ताकि इनको सफोकेशन ना हो, ये इजीली हैप्पीली वहां पे सरवाइव कर सके, राइट। ये पर्पस है बेटा अपने वेंटिलेटेड शेल्टर्स का। एंड लास्टली स्लोपिंग एंड ड्राई फ्लोज। ऑब्वियसली स्लोपिंग का मतलब क्या होता है? स्लोपिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ऐसा जो रहे, ठीक है। इतना ज़्यादा तो नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली गायें हमारी गिर जाएंगी। थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे कि ताकि अगर ये काउ डंग कर रहे हैं, मतलब कि ये डंग रिलीज कर रहे हैं या फिर ये यूरिन रिलीज कर रहे हैं, तो वो पानी अगर वहाँ इकट्ठा हो जाएगा या फिर चाह लो कि आप नहा ही रहे उन्हें, तो वो पानी, वो कचरा अगर वहाँ पे बेटा इकट्ठा होगा और यहीं पे हमारी गायें खड़ी हैं, तो अगेन डिजीजेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली थोड़ा सा इस चीज़ को स्लोपिंग बनाएंगे ताकि अगर वाटर वगैरह आए तो यहाँ से बह जाए, वो वहाँ पे क्लॉग ना हो। और अगेन हमारी जो गायें हैं, जो हमारे भैंस हैं, वो बड़े मजे से वहाँ पे सरवाइव करें, ठीक है। तो ये है हाइजीन फैक्टर्स और इन बेसिस पे हमने हाइजीन फैक्टर जो है बेटा वो मेंटेन करके रखना होता है। क्लियर? अब थोड़ा और आगे चलेंगे तो नेक्स्ट चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है? ऑब्वियसली इट इज खाना। किसी चीज को सिर्फ हाइजीन में रख दिया, खाना नहीं दिया तो गायें सरवाइव करेंगी? नहीं करेंगी, है ना। उनको खाना भी तो देना है। तो बेटा जब हम फूड की बात करते हैं तो हम दो बेसिस पे फूड को बांट देते हैं। वन इज मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और दूसरा है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में क्या आता है? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बेटा हमारा पर्पस है क्या? टू maintain the breeds so that they can perform basic life functions,
जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो हम उन्हें देंगे ताकि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को सही से परफॉर्म कर सकें, राइट। और वहीं अगर हम मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा फूड आएगा जो कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सके, फूड दैट कैन इंक्रीज, चलो पूरा इंक्रीज लिखते हैं, इंक्रीज लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा सके एंड ऑब्वियसली एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को भी बढ़ा सके, ठीक है, क्वांटिटी भी ज्यादा हो। तो इस चीज के लिए बेटा हमने ये जो फूड रिक्वायरमेंट्स इसको बांटा है। अब जब बांट दिया तो भाई क्या क्या इसमें तरीके हैं वो भी तो जानना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे पहले हम अपने कि क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब जो फूड के कंपोनेंट्स है ना वो डिपेंड करता है कि जो हमारा एनिमल है वो हमने मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है या फिर हमने लेबर वर्क के लिए रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्शन के लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होगी और जो अपने ड्रॉट लेबर्स हैं उनकी अलग रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें भी अगर हम बात करें तो हमने खाने को दो फैक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है रफेज और एक है कंसंट्रेट्स। सो रफेज अगर आपको याद आ रहा हो कि जब हम फूड के न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो अपने एक न्यूट्रिएंट में बेटा रफेज जो है वो बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलता है, और उस रफेज को हम क्या कह रहे हैं, रफेज को हम कहते हैं बेटा फाइबर्स, राइट। दीज रफेज आर एक्चुअली वेरी वेरी हाई इन फाइबर्स। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास कौन आ रहा है, एग्जाम्पल में अपने पास आ जाता है जो अपना नॉर्मल फॉडर है, ठीक है। जो फॉडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिच होता है फाइबर्स में एंड इससे हमारे गायों का पेट जो है वो मस्त बढ़ जाता है और इससे हम उनका वेट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ कंसंट्रेट्स आते हैं। कंसंट्रेट्स में जनरली जो अपनी फाइबर्स का कंटेंट होता है, ठीक है, लो इन फाइबर्स होता है, फाइबर्स बहुत कम होते हैं अमाउंट में, और दिस इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा रिच है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर वाइटमिन्स एंड प्रोटीन्स का, ठीक है। तो इट इज समथिंग जो हम चुन के देते हैं कि ठीक है मुझे इसको ये देना है, दूसरे को ये देना है, राइट। और ये जो कंसंट्रेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम बात करते हैं अपने मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही उन्हें हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंसंट्रेट जो है वो देते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग जो हम फीड कंपोनेंट्स में पढ़ते हैं और आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी तो आएंगे कि मैम अब एग्जाम्पल्स में क्या है, तो एग्जाम्पल्स में बेटा अपने पास आ जाते हैं सीरियल्स, इनको भी हम सीरियल्स वगैरह जो है वो फीड करते हैं। कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास जो इनको हम करेंगे, ऑयल बेस्ड जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स जो हैं वो आ जाएंगी इसमें, है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ बोल रहे हैं फॉडर के अलावा हे आ जाएगा। हे क्या है अपना, ये जब हमने फसल निकाल दी, जो हमने फसल उगाई थी, जो क्रॉप उगाई थी उसमें से ग्रेन्स निकाल लिए तो जो बच गया ना, वो जो स्टॉक्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं गायों को देने के लिए। गायों को चारा अगर आपने कभी देखा हो तो आपको आइडिया होगा कि हम क्या क्या फीड करते हैं, है ना। वहीं जब फीडिंग की बात हो गई, सब कुछ बात कर ली हमने कि कैसे हाइजीन फैक्टर वो करें, कैसे उनको खाना दें और कैसे हम ब्रीड्स को, क्या क्या ब्रीड्स होती है हमारे पास वो सब कुछ देखेंगे, तो ऑब्वियसली एंड में कुछ डिजीजेस भी तो देखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि दिस इज समथिंग जो सबकी लाइफ में कॉमन है। हमारे साथ भी तो ये चीज़ है ना, हर ह्यूमन अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती हैं, हाइजीन फैक्टर्स हमें भी चाहिए, हमें भी फूड जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चाहिए होती है ना, अल्टीमेटली हमें भी डिजीजेस हो सकती हैं। तो जब डिजीजेस हमें हो सकती हैं तो कैटल्स भी तो लिविंग है ना, उनको भी डिजीजेस हो सकती हैं। अब वहीं अगर हम डिजीजेस की बात करते हैं तो डिजीजेस बेटा दो तरीके के हो सकते हैं बेस्ड ऑन कि कौन इम्पैक्ट कर रहा है। तो यूजुअली कैटल्स में पैरासिटिक डिजीज होती हैं कि कोई कीड़ा या फिर कोई चीज़ आके उन्हें काट जाए या फिर उनकी बॉडी में आके रहे तो डिजीज कॉज करेगा। तो पैरासाइट्स हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल मतलब कि जो इन्हीं की बॉडी में रहती है, लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ कैटल, राइट। और इसमें हम वॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं एंड फ्लूक्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉर्म्स जो होते हैं ये ऑब्वियसली जो कीड़े हैं, जो बोलते हैं ना पेट में कीड़े हो गए हैं,
वो ऐसे लंबे लंबे से होते हैं ना, वॉर्म्स, वही इन्हें भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो स्टमक और इंटेस्टाइन को ही प्रॉब्लम कॉज करते हैं, इससे होती हैं डिजीजेस। आपके बुक में ना एनसीईआरटी में डिजीजेस का नाम मेंशन नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप वो चीज़ अभी के लिए थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। बट ये ज़रूर जान लीजिए कि हाँ, पैरासाइट्स होते हैं, किस तरीके के वॉर्म्स भी हैं अपने पास और फ्लूक्स हैं। वॉर्म जनरली स्टमक और इंटेस्टाइन को हार्म करने वाले हैं, और जो फ्लूक्स होते हैं वो लिवर को डैमेज करते हैं। वहीं पे अपने पास एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी हैं जो कि इनमें स्किन डिजीजेस बेटा कॉज करते हैं, राइट। ये तो बात होगी कि पैरासाइट्स, अब ऐसा नहीं है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स ही कॉज करेंगे, इनके अंदर कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हो सकती हैं बेटा। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो भी होंगी, एंड ऑब्वियसली उसके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। उसमें हमारे पास वायरस आ सकते हैं, है ना, वायरस डिजीज कॉज करेंगे, मतलब अलग अलग पैथोजेंस आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये भी डिजीज कॉज कर सकती हैं। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हें हम कॉमनली कहते हैं पैथोजेंस। और पैथोजेंस क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, डोंट वरी अगर नहीं पता तो। पैथोजेंस जो होते हैं बेटा, ये होते हैं कीड़े मकोड़े, मतलब कि माइक्रोब्स। पर ये कैसे हैं? ये वो माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, वो बुरे भी होते हैं। जो बुरे वाले हैं ना, वही पैथोजेंस होते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, पैथोजेंस कौन होते हैं? दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो है ये क्लियर, ये हो गई जी बात अपने अलग अलग डिजीजेस की जो कैटल्स में होती हैं। और ये हो गई आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक जो हमने कैटल से रिलेटेड पढ़ना था। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कैटल्स क्या होती हैं, गाय भैंस, राइट। उसमें भी हमने देखा कि कुछ इंडिया की ही हैं, कुछ हम बाहर से लेके आए हुए हैं। तो जो हम बाहर से लाए हैं उनको एक्जॉटिक कहते हैं, जो इंडिया की हैं वो लोकल ब्रीड्स हैं या फिर नेटिव ब्रीड्स हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब हम कैटल्स को ब्रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं कि साफ सफाई होनी चाहिए, यानी कि हाइजीन फैक्टर्स, खाना होना चाहिए यानी कि फूड कॉम्पोनेंट्स, एंड लास्टली कुछ डिजीजेस भी तो उन्हें हो सकती हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ डिस्कस करी है। और अगर आपको इन सब के चाहिए नोट्स तो यू नीड टू डाउनलोड द स्कॉर प्लस ऐप, जो कि बहुत ईजिली आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और ये स्कैन करेंगे तो सीधा आप हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स जो है वो टाइम एंड अगेन मिलते रहेंगे, राइट। सो ये था आज के लिए। आई एम एंडिंग द सेशन हियर। फिर से मिलेंगे कुछ नए के साथ जो कि इसी चैप्टर का कॉन्टिन्यूएशन है। तब तक के लिए प्लीज स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय।